डोरबेल बजी। थके कदमों से नलिनी ने उठकर देखा, रोज की तरह दूध वाला आया था। आज देखा तो उसका 15 साल का लड़का दूध देने आया था। एक चिंता की लकीर उस मासूम चेहरे पर झलक रही थी। नलिनी आखिर पूछ ही बैठी, क्या बात है, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वो मैडम, कल रात अचानक पाप की तबीयत खराब हो गई, वे अस्पताल में भर्ती है। अब जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, रोज मैं ही दूध देने आऊंगा, कहकर वह दूध देने लगा। नलिनी के शरीर में अजीब सी उदासी की लहर दौड़ गई। वह गहरी सांस भरकर अंदर आ गई। अकेलेपन का नाग रह कर उसे डस रहा था। वह अपने पुराने दिनों को याद कर अक्सर उदास रहती। वह चाय प्याले में लेकर और दूध गैस पर रख खिड़की के पास आ खड़ी हो गई। खिड़की से आते ठंडे झरोखों को अंतर्मन में महसूस करती नलिनी अतीत के साए में खो सी गई। उसे वो दिन याद आने लगे जब अस्पताल के चक्कर लगाकर नरेंद्र कभी थकते नहीं थे। नलिनी की हंसी से घर हमेशा खिलखिलाहट से भरा रहता। जैसे कल ही की बात हो, नरेंद्र जैसे ही अस्पताल से घर आए तो उनका उतरा चेहरा देखकर नलिनी घबरा गई। रिपोर्ट हाथ में पकड़े नरेंद्र खामोशी से सोफे पर बैठ गए। उनकी सांसों का वेग इतना तेज था मानो वे अभी-अभी मीलों दौड़ कर आ रहे हों। नलिनी ने पानी का गिलास देते हुए पूछा, क्या बात है, क्या लिखा है रिपोर्ट में? सब नॉर्मल ही होगा, तुम भी ना? नहीं नलिनी, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट क्या कहती है? बताओ न प्लीज। थोड़ा दम तो लेने दो, कहाँ भागा जा रहा हूँ? निस्तेज सी सांस छोड़ते हुए नरेंद्र ने कहा, नलिनी, क्या तुम्हारा दर्द बढ़ता जा रहा है? नलिनी चाहती हुई बोली, नहीं तो आप यूँ क्यों पूछ रहे हैं? लिफाफे से रिपोर्ट निकालकर टेबल पर पड़े चश्मे की धूल पोंछते हुए नरेंद्र रिपोर्ट को ध्यान से नजर डालकर उदास आंखों से नलिनी को देखते हुए कहते हैं, नलिनी, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है और जल्दी ही इसे रिमूव करवाना होगा, वरना पूरे शरीर में इसके बैक्टीरिया फैलने के चांस है। क्या? नलिनी के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें साफ बयां कर रही थी कि वह अपने लिए चिंतित नहीं है। उम्र का पड़ाव उसकी परीक्षा ले रहा था। नरेंद्र को हार्ट प्रॉब्लम थी। पिछले साल ही ऑपरेशन करवाया था। उनको पेसमेकर लगवाया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। ऊपर से खानपान का परहेज भी चल रहा था। बड़ी मुश्किलों से तो वह अपने आप को योगा वॉक के जरिए स्वस्थ रखना चाहती थी ताकि नरेंद्र की देखभाल अच्छे से हो सके। विनय तो आज से 7 साल पहले ही लंदन में सेट हो गया था। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए क्या यहाँ की समस्याएं हल हो सकती है? उम्र के ढलते दोनों के शरीर बीमार हो गए। यह सोचकर नलिनी वही कुर्सी पर जड़ हो गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर के लिए यो ही मौन ने अपना आतंक जमा लिया था। कुछ देर में नरेंद्र ने मौन तोड़ा, इस तरह घबरा कर काम नहीं चलेगा नलिनी। हमें अपने बचे हुए लम्हों को खुद ही संभालना होगा। मैं कल ही तुम्हारे ऑपरेशन करने की बात कर आया हूँ। आज ही सारे काम निपटा लो। मैंने ग्रेच्युटी में से पैसे भी निकाल लिए हैं। खर्चे का कुछ कहा नहीं जा सकता। हफ्ते हफ्ते एक ही सांस में नरेंद्र और न जाने क्या क्या कह गए। नलिनी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वह रात होने का इंतजार करने लगी। उसे विनय से बात करनी थी। नलिनी को उदास देखकर नरेंद्र ने वहाँ पड़ी एक कैसेट लगा दी। गीत बज रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अचानक उन्हें लगा कि इस गीत को सुनकर नलिनी और परेशान हो जाएगी। तभी वहाँ पड़ी एक नई फिल्म की कैसेट उसमें डाली तो गाना बस उठाओ मेरी छमक छल्लो। यह गाना सुनते ही नलिनी के चेहरे पर स्मित मुस्कान उभर आई। विनय को जब पता चला, उसने कहा,
पापा के इलाज के लिए अभी पिछले साल ही तो 20 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो चुका है और अब माँ की बीमारी सुनकर वह कुछ ज्यादा न बोल सका। माँ, आप खर्चा बता दो, मैं भेज दूंगा। नरेंद्र पास बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। रिश्तों से बढ़कर तो पैसा है। यदि पैसा नहीं होता तो शायद आज मैं जीवित ही न होता। कुछ देर बाद कर नलिनी ने राहत की सांस ली। नलिनी का ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन नरेंद्र की इस उम्र में अकेले ही भागदौड़ ज्यादा हो चुकी थी। जब रूम में शिफ्ट किया तो नलिनी से ज्यादा नरेंद्र ही थके लग रहे थे। नर्स ने आकर कहा कि बाबूजी अब घर आने की कोई आदत नहीं, आपके साथ कोई है क्या? कुछ दवाएं मंगवानी है, ये दवाएं इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी ले आइए। नरेंद्र की शारीरिक क्षमता भी अब दम तोड़ चुकी थी। गहरी सांस लेकर वे खांसने लगे। तभी वहाँ का वार्ड बॉय आया। उसे नरेंद्र की हालत पर तरस आया। बोला, बाबूजी, आप माताजी के पास बैठिए, मैं आपको दवाई ला कर देता हूँ। मगर यहाँ किसी से कहिएगा मत, हमें ड्यूटी पर दूसरे काम करने की अनुमति नहीं है। नरेंद्र संतोष की सांस लेकर नलिनी के पास बैठे रहे। नलिनी ठीक हो चुकी थी। उसे हर 15 दिन में कीमो के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद उसे 2-4 दिनों की कमजोरी का सामना करना पड़ता था। नरेंद्र ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ दिनों बाद रात को नरेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे नलिनी का साथ छोड़ गए। नलिनी इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अकेलेपन से उसकी हालत गिर रही थी। विनय ने आकर अपना पुत्र धर्म निभा दिया था। कुछ महीनों के लिए माँ को साथ ले गया था, लेकिन नलिनी को वहाँ का हवा पानी रास नहीं आ रहा था। एक कैदी की भ्रांति जीवन व्यतीत हो रहा था। नलिनी वापस अपने घर आ गई। उस छोटे से घर में नरेंद्र के साथ बीते दिनों की यादें उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गई हो। अकेलेपन ने नलिनी को जीना सिखा दिया था। बेटा परिंदों की तरह परदेश उड़ चुका था। उसके वापस आने की उम्मीद के दिए का तेल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी कभी इस मोड़ पर लाकर अकेला छोड़ देगी। आज वह दूध वाले के बेटे को देख मन में उपजे विचारों के नन्हे कपोलों को खिलते देख सोच रही थी, काश हमने भी अपने बच्चों को बड़े सपने न दिखाए होते। लेकिन यह भी सच था कि बच्चे जब बड़े होकर स्वनिर्णय लेने लगते हैं, तो माँ बाप उस घर के किसी स्टोर रूम के दरवाजे की तरह हो जाते हैं, जो सारा समय बंद रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही खुलते हैं। चाय का कप लेकर नलिनी चाय पीने लगी। उसे याद ही नहीं रहा, गैस पर रखा दूध उफन चुका था। उसने जल्दी से गैस बंद की। अब उसके विचारों का सैलाब भी थम चुका था। कैसेट लगाई तो वही आखिरी गीत, बस उठाओ मेरी छम्मक छल्लो। यह गीत सुन वह मुस्कुराती हुई बालकनी से आती सुबह की हवा का आनंद लेने लगी। आखिर उसे अब जीना आ गया था।